नमस्कार दोस्तों, विराज की वाणी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि बुज़ुर्गों की कही गई बातें उनके अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं, लेकिन आजकल के नौजवान कहें या फिर नई पीढ़ी, वो इन सब बातों को अक्सर मजाक में ही लेती है। आप सबने सुना होगा, अपने घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कई बातों से मना करते हैं, टोकते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है या गुस्सा भी आता है। पर दोस्तों, उनकी ये कही गई बातें सच में हमारे साथ जब घटित होती हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग अक्सर सही कहते थे। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो वो ये कहानी स्किप कर दें, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे हिसाब से छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं सुनना। तो दोस्तों, आज की इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी जिन्होंने हमें भेजी है उनका कहना है कि यह कहानी उनके परिवार के साथ घटी एक सत्य घटना है। बाकी इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा नाम शबनम है। यह किस्सा आज से कुछ साल पहले हमारे साथ हुआ था। तब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। ससुराल परिवार भी बहुत ही अच्छा था। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। परिवार में सास ससुर के अलावा मेरे शौहर अनवर और उनकी बहन फातिमा भी थी। हम सब बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। फातिमा और मेरी उम्र के बीच ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो बस मुझसे 3 साल ही छोटी थी। हमारा रिश्ता बिल्कुल दोस्तों जैसा था। यह बात तब की है जब फातिमा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके फाइनल एग्ज़ाम उसी महीने होने वाले थे। एक शाम फातिमा मेरे पास आई और मुझसे बोली, भाईजान भाईजान कब तक आएंगे? तो मैंने बोला, रोज़ की तरह तो आ जाना चाहिए, पर शायद आज कोई काम आ गया होगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गए होंगे। पर तू एक बात बता, भाईजान से क्या काम है? तब फातिमा ने बताया, भाभी जान, वो मुझे अपनी सहेली रोशनी के घर जाना है। उससे साइंस के नोट्स लेने हैं। एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको तो पता है ना। आज नहीं लेकर आई तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा, अम्मी से पूछ लो ना, इतना ही ज़रूरी है तो मैं तेरे साथ चली जाती हूँ। फातिमा फिर हंसते हुए मुझे गले लगा कर बोली, ओ थैंक यू भाभी जान। यह बोल कर वो चली गई। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आई और बोली, चलो भाभी, अम्मी ने कहा है जल्दी आ जाना, अंधेरा ना होने पाए। तो हम दोनों फिर पैदल ही घर से रोशनी के घर जाने के लिए निकल पड़े। उसका घर कुछ आधा कोस दूर था। खेतों के बीच में पगडंडियों से होते हुए बातें करते करते हम दोनों रोशनी के घर पहुंच गए। वहां रोशनी की माँ ने बताया कि वो बस अभी अभी नहाने गई है, आप लोग बैठो। इतने में उसकी अम्मी हमारे लिए चाय लेने चली गई। थोड़ी ही देर में रोशनी की माँ हमारे लिए चाय और बिस्किट लेकर आ गई कि तभी इतने में रोशनी भी नहाकर वापस आ गई थी। वह अपने बाल झाड़ते हुए अंदर आई और फातिमा को गले लगाते हुए बोली, वाह वाह, आज बहुत दिनों बाद याद आई हमारी, और भाभी जान को भी साथ लेके आई हो। कुछ तो ज़रूरी काम होगा, तभी तो आप लोग पधारे हो। तो फातिमा ने कहा, हाँ भाई हाँ, काम ही था, तभी तो तेरे पास आए हैं, वरना घर से निकलने कौन देता है। हंसते हुए फातिमा भी रोशनी का हाथ पकड़कर उसके साथ उसके कमरे में चली गई। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद जब हम दोनों अपने घर जाने के लिए निकले तो बाहर शाम ढल चुकी थी। अंधेरा बस होने ही वाला था। हम दोनों जल्दी जल्दी घर के लिए चलने लगे।
खेतों से होते हुए मेन रोड पर आ चुके थे। चारों ओर घनी झाड़ियाँ और पेड़ थे। तभी चलते चलते मैंने महसूस किया कि फातिमा के शरीर से काफ़ी महक आ रही है। तो मैंने पूछा, क्या लगाया है फातिमा? तुम्हारा बदन बहुत महक रहा है। तो फातिमा बोली, भाभी, रोशनी के घर से आते हुए उसका परफ्यूम लगा लिया था। वो महीना चल रहा है ना, तो उसकी थोड़ी बैड स्मेल को कवर करने के लिए। मैं ये बात सुनकर थोड़ा चौंक गई। क्या फातिमा, तुमको पीरियड्स चल रहे हैं और तू बाहर क्यों निकल आई? यूँ घूमने, वो भी ऐसी सुनसान जगह पे, और इतना तेज़ इत्र लगाकर। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या फातिमा? मेरी यह बात सुन फातिमा बोली, क्या भाभी जान, आप भी अम्मी की तरह बातें करने लगी हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। आप तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी पुरानी बातों पर विश्वास रखती हो क्या? पुराने ज़माने में लोग किसी और वजह से इन दिनों बाहर जाने के लिए मना करते थे, पर लोगों ने बिना सोचे समझे बस रीत रिवाज बना ली है। तो मैंने कहा, अच्छा, तुझे बड़ा पता है सब कुछ? तो फातिमा बोली, मुझे पता है, पुराने ज़माने में लोग बाहर खेत या जंगलों आदि में शौच जाया करते थे। खासकर औरतें सुबह के वक्त या फिर रात को अंधेरे में जाया करती थी। जंगली इलाका होने की वजह से कहते हैं कि कुछ जंगली जानवर जैसे भेड़िया आदि इंसानी खून की स्मेल मीलों दूर से ही सूंघ लेते हैं। ऐसे में उन औरतों का कहीं शिकार ना हो जाए, तभी लोग कहते थे कि पीरियड्स में खुले में शौच वगैरह नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ जंगली जानवर थोड़ी ना है भाभी। कहते हुए फातिमा थोड़ा हंसने लगी। तो मैंने कहा, फातिमा, अम्मी ने बस यही बताया है क्या तुझे? सुनसान जगह पर जंगली जानवर ही नहीं, और भी कई ऊपरी बलाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मेरी बात काटते हुए ही फातिमा बोली, छोड़ो ना भाभी, आप ये राज ये पकड़ो, मुझे ज़रा बाथरूम जाना है। यह बोल वो अपना छोटा सा बैग मुझे थमाकर साइड में झाड़ियों की तरफ चली गई। मैंने उसको रोकने की कोशिश की। रुक जा फातिमा, यहाँ मत कर, घर पहुँचने ही वाले हैं। पर वो मेरी बात को अनसुना कर झाड़ियों की ओर निकल गई। मैं चुपचाप वहाँ खड़ी इधर उधर बस देख ही रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा ही छाया हुआ था। रह रह कर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी कि तभी कुछ देर बाद फातिमा मेरी ओर बढ़ती हुई आई और बोली, चलो अब। मुझे उसका यह व्यवहार थोड़ा अलग लगा, पर उस वक्त मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए निकल पड़ी। पर पता नहीं था कि शायद जाने अनजाने हुई यही भूल आगे चलकर हमारी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाली है। घर आकर फातिमा अपने कमरे में चली गई और मैं अम्मी के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। उस रात तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगली सुबह जब फातिमा सोकर उठी तो मैं उसके कमरे में चाय देने गई। उसका बिस्तर थोड़ा तहस नहस सा लग रहा था। फातिमा के बाल बिखरे हुए थे। मैंने चाय टेबल पर रखते हुए बोली, उठ गई शहजादी आप? तेरे सर में जुए हो गई है क्या? क्या रात भर बस बाल खुजाती रही हो जो सर पे ये चिड़िया का घोंसला बना रखा है? मेरी बात सुन फातिमा थोड़ा गुमसुम सी रही। वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वो बोली, भाभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे। इतना बोलते ही वो रुक गई। तो मैंने भी पूछा, क्या लग रहा है फातिमा तुझे? वो थोड़ा रुक कर बोली, कुछ नहीं भाभी, बस सर चकरा रहा है। पर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कुछ और कहना चाह रही हो, पर उस वक्त मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फातिमा अपना बिस्तर ठीक करने लगी थी कि तभी वहाँ से जाते वक्त अचानक मेरी नज़र उसके पलंग पर पड़ी हुई चादर पर गई। उस पर कुछ खून के धब्बे थे। मैं बोली, यह क्या फातिमा,
तुमको इतना भी होश नहीं हुआ था क्या? उस वक्त मुझे लगा शायद वो फातिमा के पीरियड्स का खून होगा, पर हम में से किसी को नहीं पता था कि शायद वो कुछ और था, किसी आने वाली या फिर यूँ कहूँ कि आ चुकी भयानक अनहोनी की दस्तक थी। पता नहीं था आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या क्या होगा या फिर हमें क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। फातिमा अब बहुत ही चुपचाप सी रहने लगी थी। एक रात की बात है, मैं पानी पीने के लिए उठी। लगभग 11:30-12 बजे का समय रहा होगा। मैं रसोई घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं फातिमा के कमरे के पास से गुजरी कि मुझे अंदर से थोड़ी फुसफुसाहट सी सुनाई दी। मुझे लगा क्या फातिमा इतनी रात को भी पढ़ाई कर रही होगी। जानने के लिए मैंने खिड़की खोलकर अंदर झाँक देखा कि तभी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। बिस्तर पर फातिमा के ऊपर एक साया जैसा कुछ दिखाई देने वाला हवा में लहरा रहा था। वो काला साया फातिमा के साथ गलत काम कर रहा था। फातिमा के बदन पर कपड़े नहीं थे। वो क्या चीज़ थी मैं समझ भी नहीं पा रही थी। वो फातिमा के बदन को नोच रहा था कि तभी उस साये की अचानक से नज़र पलटकर मेरी तरफ पड़ी। उसकी बस लाल आंखें और नुकीले से दांत बाहर की तरफ थे। वो देख मेरी ज़ोर से चीख निकल गई। वो भयानक सा साया हवा में ही धुएं की तरह घुलते हुए फातिमा के नाक के रास्ते उसके शरीर में चला गया कि तभी फातिमा एकदम से उठी। उसकी आंखें लाल दहक रही थी, जैसे आंखें ना होकर लाल दहकते हुए अंगारे हों, और चेहरा एकदम से तपतपाया हुआ था कि तभी उसने कपड़ों की तरफ नज़र घुमाई और कपड़े हवा में ही उड़ते हुए उसके बदन पर आ गए। इतने में ही मेरे शौहर और अम्मी अब्बू भी वहाँ मेरी चीख सुनकर आ गए। वो पहुँचे और मुझे पूछने लगे, क्या हुआ शबनम? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस हाथ का इशारा किया कि तभी एक ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ से अचानक से दरवाज़ा और खिड़की पूरी तरह से खुल गए। तभी फातिमा बहुत भयानक सी आवाज़ में बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, यहाँ नहीं आना चाहिए था। फातिमा सिर्फ मेरी है और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हम सब मानो सुन रह गए थे ये सब देखकर। फातिमा एक जोरदार चीख मारती हुई वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसकी चीख से मानो पूरा घर गूंज उठा था। हम सब लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे कि फातिमा किसी शैतानी साए के कब्जे में है और अगर जल्दी ही कुछ ना किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। हमने फातिमा को बिस्तर पर लटाकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे शौहर उसी वक्त दरगाह वाले पीर बाबा के पास गए और उनको बुला कर ले आए। पीर बाबा जैसे ही हमारे घर के अंदर आने लगे कि अचानक रुक गए। वो मुंह में कुछ पढ़ने लगे, फिर बोले, शैतान का वास है यहाँ, इस घर में शैतान की गंध आ रही है। यह बोलकर वो फातिमा के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो कमरे के अंदर गए, फातिमा के कमरे की लाइटें एकदम से बंद चालू होने लगी। हम सब लोग की बाबा के पीछे पीछे फातिमा के कमरे में गए थे। हम सब लोग बहुत ही डरे हुए थे। पीर बाबा मुंह में कुछ मंत्र पढ़ते हुए उनके हाथ में जो मोर पंख जैसा था उसके साथ झाड़ फूंक सा करने लगे कि तभी अचानक फातिमा ने आंखें खोल दी। अभी तक मानो वो बेहोश ही लेटी हुई थी। आंखें खोलते ही फातिमा डरावनी मर्दाना आवाज़ में बोली, चला जा यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। यह मेरी है और यह मेरे बच्चे को जन्म देगी।
फिर मैं इसको अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। यह बोल वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अचानक ही वह हवा में उड़ने लगी। उसका वो खौफनाक रूप देख हम सब लोग पूरी तरह से डर गए थे। उसकी वो खौफनाक हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। बाबा लगातार कुछ मंत्र फूंक कर रहे थे, पर मानो वो सब फातिमा पर बेअसर साबित हो रहे थे। फिर बाबा ने अपने थैले में से एक बोतल निकाली, उसमें शायद पानी था। फिर बाबा ने कुछ पढ़कर जैसे ही उस पानी के छींटे फातिमा पर मारे, फातिमा एक जोरदार मर्दाना चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक काला सा धुआं उसके शरीर से निकलकर हवा में गायब हो गया। फिर बाबा ने बताना शुरू किया, यह एक खबीस जिन है। जिन दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे खुदा की इबादत करने वाले और कुछ बुरे अपने गलत इरादों को पूरा करने की इच्छा रखने वाले। यह ऐसा ही एक बुरा जिन है जो कि इस बच्ची के खून की गंध से उसके पीछे लग गया है और अब इसके साथ लगातार अपनी हवस भी मिटा रहा है। अगर वक्त रहते इसका इलाज ना किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह खबीस जिन खुदा की कुदरत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। हम इसको मिटा तो नहीं सकते, पर इस जिन को उसकी दुनिया में वापस कैद कर सकते हैं। पर मैं अकेला यह सब नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे पीर आलिम बाबा की मदद लेनी होगी। वही एक हैं जो आपकी बेटी को बचा सकते हैं, इससे पहले कि एक और शैतान इस दुनिया में आए। हमको फातिमा को लेकर चलना होगा। वह जिन कई रूहानी शक्तियों का माहिर है। वह पूरा जोर लगाएगा हमको रोकने का, पर आप लोग खुदा पर भरोसा रखें। उससे बड़ी ताकत पूरी कायनात में कोई नहीं है। यह बोलकर बाबा ने अपने थैले में से कुछ तावीज़ निकाले और फिर से कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंका और हम सबको अपने हाथ पर बांधने को बोला। हम अभी तावीज़ लेकर बांध रहे थे कि तभी फिर से फातिमा घुर्राने लगी। यह देख बाबा ने जल्दी से एक तावीज़ फातिमा के गले में पहना दिया और मेरे शौहर को बोले, अनवर बेटा जल्दी से गाड़ी ले आओ, हमें अभी निकलना होगा। अनवर गाड़ी लेने निकल गए। हम सब ने फातिमा को उठाकर बाहर गाड़ी में बिठाया। चलने से पहले बाबा ने फिर कुछ मंत्र पढ़कर गाड़ी के ऊपर पानी छिड़क दिया। हम सब अपने सफ़र पर निकल पड़े। चारों तरफ बस सुनसान अंधेरा ही था। अनवर गाड़ी तेज चला रहे थे कि तभी अचानक से उन्होंने ज़ोरदार ब्रेक मारी। सामने का खौफनाक दृश्य देख हम सब लोग पूरी तरह से डर गए थे। सामने सड़क के बीच वही खौफनाक रूप में जिन खड़ा था। उसका खौफनाक रूप देख मेरी चीख निकल गई। तभी बाबा ने कहा, वो बस हमें डरा सकता है, वो पास नहीं आएगा। तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ अनवर बेटा। फिर खुदा का नाम लेकर गाड़ी हमने आगे बढ़ा दी। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, रह कर हमें यही एहसास हो रहा था कि जैसे वो जिन गाड़ी के आजू बाजू ही हवा में लहरा रहा है। खौफनाक आवाज़ें हमें लगातार सुनाई दे रही थी, पर हम सब खुदा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते गए। किसी तरह हम लोग बाबा की दरगाह पर पहुँचे। उस वक्त तक सुबह होने वाली थी। वहाँ जाकर हमने वहाँ के आलिम बाबा को अपने साथ हुई सारी घटना से अवगत कराया। हमारी बात पूरी सुनने के बाद आलिम बाबा कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे और मुंह में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। सारी बात जानकर फिर आलिम बाबा ने बोलना शुरू किया, गलती तो इस लड़की से हुई है। ऐसे ही खबीस जिन
इत्र और खून की महक से इंसान के पीछे लग जाते हैं। इस लड़की ने तो दोनों गलतियां कर दी। एक तो यह लड़की महकदार इत्र लगाकर माहवारी के समय में उस जगह पर गई जहां इस खबीस का डेरा था। ऊपर से वहां पेशाब कर कर अपना गंदा कपड़ा वही फेंक आई, जिसकी वजह से यह खबीस जिन इस पर सवार हो गया और अब इसके साथ अपनी हवस भी मिटा रहा है। यह लड़की इस खबीस जिन की आग को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर मर जाएगी। इतना सुनना था कि मेरी सास और मैं जो बाहर खड़े थे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आलिम बाबा ने एक नज़र हम दोनों को देखा और बोले, रो मत बच्चों, खुदा की ताकत से बड़ा कोई नहीं। खुदा रसूल के नाम के आगे दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। हमें इस लड़की को बचाने के लिए एक उपाय करना होगा, पर वो इस जगह नहीं हो सकता। यह एक पाक जगह है और वो खबीस जिन यहाँ कभी नहीं आ सकता। हमको कब्रिस्तान जाना होगा, पर अभी नहीं, रात को। वो पूरा दिन हमने बाबा की दरगाह पर ही बिताया। उस रात मेरे शौहर अनवर और अब्बू ही फातिमा के साथ आलिम बाबा को लेकर कब्रिस्तान पे गए थे। मुझे और अम्मी को बाबा ने साथ जाने के लिए मना कर दिया था और वो पांचों लोग कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। फिर इसके बाद जो उस रात हुआ वो मेरे शौहर ने मुझे बताया। अभी तक फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर अनवर ने बताया, जब हम कब्रिस्तान पहुँचे बाबा ने एक गोल घेरा बनाया ज़मीन के ऊपर, फिर उसमें फातिमा को बिठा दिया। वो लगभग बेहोश सी दिख रही थी। फिर सामने बैठकर आलिम बाबा ने ज़ोर ज़ोर से कुछ अरबी भाषा में पढ़ने लगे। हमसे कुछ दूरी पर दो काले साए जैसे अचानक से प्रकट हुए, जिनको देखकर मैं और अब्बू बुरी तरह से डर गए थे। बाबा ने उनसे कहा, मुझे इस खबीस जिन को काबू करने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। तभी वो दोनों साए खतरनाक आवाज़ में बोले, ठीक है, पर हमारी खुराक देनी होगी। बाबा ने कहा, ठीक है, पर तुमको इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि यह खबीस जिन कैद से बाहर ना निकल पाए और ना ही आगे से किसी भी इंसान को परेशान कर पाए। यह सुनते ही वो दोनों साए हवा में गायब हो गए। बाबा लगातार कुछ मंत्र पढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में फातिमा का शरीर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। बाबा लगातार ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ते जा रहे थे। बाबा ने एक लकड़ी का गुड्डा जैसा अपने थैले में से निकाल कर सामने ज़मीन पर रख दिया। फिर उस पर कुछ राख जैसा फूका। फिर एक कील अपने थैले में से निकालकर फातिमा के माथे पर लगा दी और फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगे कि तभी हमने देखा कि फातिमा का बदन एकदम से छटपटाने लगा। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से एक काला सा धुआं निकलते हुए उस कील में समा गया। फिर बाबा ने उस कील को ज़मीन पर रखे हुए उस लकड़ी के गुड्डे के सीने में हथौड़ी से ठोक दिया। फिर वो गुड्डा अब्बू को सौंपते हुए बोले, इसको इसी कब्रिस्तान में उत्तर दिशा में ज़मीन में एक गहरा खड्डा खोद कर गाड़ दो। ख्याल रहे खड्डा गहरा होना चाहिए ताकि यह गलती से भी कभी ज़मीन से बाहर ना आ सके। यह सुन अब्बू उस लकड़ी के गुड्डे को लेकर कब्रिस्तान की उत्तर दिशा की तरफ गए और वहाँ उन्होंने उस खड्डे खोद कर ज़मीन में उस गुड्डे को दफना दिया।
इसके बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डालकर एक बड़ा सा पत्थर भी रख दिया। तभी बाबा ने हमसे जो सामान मंगवाया था वो लाने को कहा। असल में उस सामान में शराब की बोतलें और मटन था। मैं जल्दी से जाकर गाड़ी से वो सामान निकाल कर लाया। फिर बाबा ने कहा, ये शराब और कच्चा मटन जाकर उसी पत्थर के ऊपर रख दो। ये उन दूसरे जिन्नों की वो खुराक है जिसे खाने के बाद वो इस जिन को इस कैद से बाहर नहीं निकलने देंगे। तब हमें पता चला असल में जो दो काले साए प्रकट हुए थे वो बाबा के ही काबू किए हुए जिन थे। फिर आलम बाबा ने आगे बोलते हुए कहा, इस लड़की के गले में यह जो तावीज़ है यह 40 दिन तक इसके गले से मत निकालना, बाकी आगे खुदा सब अच्छा ही करेगा। दोबारा कभी यह जिन आपके परिवार को या किसी भी और को परेशान कभी नहीं कर पाएगा। इसके बाद बिना पीछे मुड़ के देखते हुए हम सब लोग वहाँ से सीधा बाबा की दरगाह पर आ गए। इसके बाद से ही दोस्तों फातिमा की तबीयत ठीक होने लगी। आज इस बात को लगभग 15 साल हो गए हैं। फातिमा की शादी भी हो गई। वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। पर फातिमा ने शादी से पहले ही अपने शौहर को अपने साथ हुई ये सारी बात बता दी थी। उसका शौहर भी खुदा का एक नेक बंदा था। उसने बड़ी ही खुशी के साथ फातिमा को उसके अतीत के साथ खुशी खुशी अपना लिया। दोस्तों वैसे तो इस कहानी में दिए हुए नाम और जगह सब काल्पनिक दिए गए हैं, पर दोस्तों भेजने वाले ने बस यही कहा है कि यह घटना बिल्कुल सच है जो उनके परिवार के साथ हुई थी। ली थी। इससे ज़्यादा इस परिवार के बारे में हम यहाँ कुछ भी नहीं बता पाएंगे। सच कहूँ दोस्तों तो इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं जानता। खैर आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।